दो फॉर्मूले लिख लिए थे पिछली क्लास में, ठीक है। एक लिखा था अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आई की पावर n। इसमें लिखा था p का मतलब क्या होता है, प्रिंसिपल होता है, a का मतलब क्या होता है, अमाउंट होता है, i का मतलब रेट डिवाइड बाई 100 होता है, n का मतलब क्या था, नंबर ऑफ कंपाउंडिंग पीरियड। हेलो, हाँ जी। यही दो फॉर्मूले हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़े थे, लिखे थे ना बेटा। एक तीसरा फॉर्मूला लिखो डबलिंग पीरियड का। तो तुम कहोगे सर डबलिंग पीरियड का फॉर्मूला तो लिखा था, लिखा था ना, लिखा होगा एसआई में, उसका फॉर्मूला एसआई में अलग होता है, सीआई में अलग होगा। तो इसमें रूल एक 72 है वो अप्लाई होता है, एक रूल 69 है वो अप्लाई होता है। तो डबलिंग पीरियड का फॉर्मूला है 72 डिवाइड बाई आर। 69 में डबलिंग पीरियड निकालने का फॉर्मूला होता है 69 डिवाइड बाई आर प्लस 0.35। लिखो 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 बेटा, क्या दिक्कत आ रही तुम्हें। डबलिंग पीरियड कहो क्या होता है ये भूल गया, पहले ये पूछो कितने समय में, लिखो हिंदी में, कितने समय में पैसा डबल होगा, ठीक है। नहीं लिख लो भी भूल जाओगे, लिखना मांगता है, इसी को डबलिंग पीरियड कहते हैं। जब भी पूछेगा इन हाउ मेनी टाइम्स आवर प्रिंसिपल विल बी डबल, बस समझ जाना यहाँ आ गया। आधे लोग आज सो रहे हैं। लकी कहाँ, घर चली गई क्या, घर ही पे हमको लग रहा है, घर घर खेल रही है थी। ऑनलाइन पढ़ रही, हाँ बड़ा लिख लिया फॉर्मूला, लिख लिया फॉर्मूला। इस चैप्टर का तीसरा फॉर्मूला था डबलिंग पीरियड वाला। सवाल देखते हैं। थर्टी सिक्स, क्वेश्चन नंबर 36 क्या कह रहा है, सम ऑफ मनी डबल इट्स सेल्फ एट 7% कंपाउंड इंटरेस्ट। फॉर्मूला लगा दो डबलिंग पीरियड का। अगर रूल 72 लगाए तो 72 डिवाइड बाई रेट करना है, जो भी नियर अबाउट आएगा वही आंसर हो जाएगा। आंसर देख के पता लग जाएगा, इसके आसपास जो है वो टिक याद हो गई। दोनों से आंसर लगभग लगभग आसपास आते हैं, सेम नहीं आता है, आसपास आता है। और एमसीक्यू में आसपास ही आंसर रहता है, एग्जैक्ट नहीं पता चलना होता है। दोनों में कोई भी निकालोगे आसपास से ही दिखाई पड़ेगा, एकदम करीब वाला, एकदम नजदीकी वाला मामला, अगल बगल वाला, पड़ोसी वाला एकदम। हम्म। ये आंसर एक नहीं आया, आंसर अलग अलग आए, बहुत फर्क, एक दूसरे ने बनाया एक दूसरे ने बनाया।
कोई भी अडॉप्ट कर सकते हो। ठीक है, इतना फर्क इसे रोटी पराठा में होता है, इतना फर्क। दोनों से कार्ब आएंगे, एक में घी लगाया जाता है, एक में घी नहीं लगाया जाता। ये है घी, इसमें घी ऐड होता है, इसमें घी नहीं ऐड हो रहा है। तो दोनों में फर्क है, कुछ ना कुछ तो फर्क होगा ही होगा। जैसे रोटी पराठा में थोड़ा फर्क होता है, वैसे यहाँ फर्क होता है। तुम्हारा मन है रोटी खाने का, रोटी खाओ। तुम्हारा मन है पराठा खाने का, पराठा खाओ। दोनों में से कुछ भी खाओगे, आंसर यहाँ पहुंचेगा। तुम नहीं लगाओगे, लेकिन याद तुम्हें रखना है जब भी। ऐसे तुम रोटी खा सकते हो, कभी कभी स्वाद चेंज करने का मूड होता है तो पराठा खाते हो तुम। एक कसम खा लो आज के बाद से, कब केवल रोटी खाओगे जिंदगी भर। बताओ, अगर ऐसा कर लो तो हम कहे रूल 72 ही अप्लाई करना, 69 कभी ना अप्लाई करना। अभी ना बताएं दोनों तो आफत है कि सर लो एक बताई नहीं, एक नहीं बताई, छुपा ले गए। दोनों बता दे तो कहने गए एक से काम चल रहा तो दुई काहे बता रहे हैं। हाँ, आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, इसलिए दोनों याद रखने। आगे लिख के आएगा बाई रूल नंबर 67, 69 लगाओ, एग्जैक्ट दे देगा 10.21 आंसर। भाई टिक किया हो गया। तो दोनों याद रखने मांगते बेटा, तभी तो दोनों पढ़ाए जा रहे हैं। इसका आंसर बता सकते हो 37 का, दिमाग लगाओ। दिमाग से लगाओगे लग जाएगा, फॉर्मूले भी नीड नहीं है, अब थोड़ा सा दिमाग अप्लाई करा ले जाओ। फॉर्मूले भी लग जाएगा, लेकिन दिमाग से जल्दी लग जाएगा। सवाल समझा दें। कह रहा है एक संपत्ति लैपटॉप है, उसमें 15% डेप्रिसिएशन लगता है हर साल, 15% ऑफ इस प्रीवियस वैल्यू। इसका मतलब क्या है, कौन सा मेथड लगेगा डेप्रिसिएशन का, एसएलएम या डब्ल्यूडीवी। एसएलएम क्यों लगेगा, डब्ल्यूडीवी। हर प्रीवियस वैल्यू का निकालना है ना, पहले पिछली बार। तो 4 साल तक डब्ल्यूडीवी से डेप्रिसिएशन अगर 15% माइनस करोगे तो उसकी वैल्यू बचनी चाहिए 36,331। अब ये तुम्हें समझना क्या करना क्या नहीं करना। सवाल ना समझ में आया हो तो वो समझा दें। कह रहा है भैया एक लैपटॉप खरीदा है जिसमें 15% डिप्रेशन लगता है हर साल, वो भी डब्ल्यूडीवी टेक्निक से। तो उसकी 4 साल बाद वैल्यू कितनी बची है, 36,331 रुपए। उसकी ओरिजिनल वैल्यू बतानी, मतलब ओरिजिनल कॉस्ट बतानी। देखो इधर, इधर देखो बेटा, इधर 4-5 तरीके से लगा सकते हैं। एक तरीका देखो, पहला तरीका है कि भैया यही तो होंगी इनकी वैल्यू।
इसमें से 15% जब 4 बार डेप्रिसिएशन माइनस करो, देख लो क्या बच रहा है। मैं अगर 15% डेप्रिसिएशन हर साल लग रहा है तो 15% 4 बार माइनस करके देख लिया जाए, जहां पे 36,331 आ जाएगा भाई आंसर हो जाएगा। इससे आसान तो कुछ हो भी नहीं सकता। बस वाले में आ जाना, तो बस फर्स्ट वाला आंसर हो गया। ये मतलब सबसे इजी तरीका हो गया कि भाई कॉज भी सवाल में दे रखी है, 4 साल भी कह रहा है, बस मैथ द फॉलोइंग करना है जिसपे सेट हो जाए मामला। ठीक है। और ऐसा ना करने का मन हो कि 4 बार करना पड़ जाएगा, तो एक ही बार में गया, ना आता दूसर का चेक करते, ना आता तीसर का चेक करते। तो दूसरा तरीका है कि आपको क्या लेनी है, इसकी इस समय की वैल्यू पकड़नी। हर बार अगर 15% डिप्रिसिएशन लग रहा है तो उसका मतलब वैल्यू जो बचेगी वो 85% बचेगी। अगर 100 रुपए चल रहा होगा तो यहाँ 85 बचेगा, फिर उसका 85 बचेगा, फिर उसका 85% बचेगा। हर बार अगली परसेंट वैल्यू क्या होगी, जब 15% डिप्रिसिएशन लग रहे हो तो 85% वैल्यू बचेगी 4 बार। तो 4 बार 85% से डिवाइड कर दो, इसकी फुल वैल्यू आ जाएगी। मल्टीप्लाई करने के चक्कर में बना डिवाइड कर देना सीधा। 36,331 डिवाइड बाई 0.85 डिवाइड बाई 0.85 डिवाइड बाई 0.85 डिवाइड बाई 0.85, या पहले गुणा करके लिख लो, ऐसा कोई दिक्कत की बात नहीं। हम्म, कौन सी मैथ लगा दी बेटा तुमने, करो देखें, करो देखें। हमारे तो ये आ रहा, तुम्हारा कैलकुलेटर धोखा दे रहा है क्या। तो सही टिक करो कि नियर अबाउट में कौन सा लग रहा है, बस टिक कर देंगे। ठीक है। और अननेसेसरी इसका फॉर्मूला सीखने के चक्कर में पड़ोगे, फॉर्मूला जानते हो क्या होता है, इधर देखो, इसका फॉर्मूला होता है, इसकी जो डब्ल्यू डी भी बची हो, मतलब रिटर्न डाउन वैल्यू 4 साल बाद की, ओरिजिनल कॉस्ट इंटू 1 - i⁻n। डब्ल्यू डी भी है 36,331, कॉस्ट नहीं पता है एक्स मान लो, इंटू 1 - i, 15% है, समय 4 साल। ये हो गया 36,331 इक्वल टू एक्स, ये हो गया 0.85 की पावर 4। वही तो है यहाँ, और क्या है नया, समझ रहे हो? ये इधर जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, चाहे पावर 4 लिखो, चाहे चाहे आप गुणा करके लिखो। तो सबसे आसान तरीका पहला वाला था, समझ लो, सबसे आसान तरीका क्या है, फर्स्ट वाला। इससे आसान कुछ नहीं हो सकता। आराम से जीबीसी कर लोगे, फटाफट सोल्यूशन मिल जाएगा। तो चाहे ऐसे करके निकाल लेना, चाहे ऐसे करके निकाल लेना, अननेसेसरी एक्स्ट्रा फॉर्मूला याद करने के चक्कर में मत पड़ो। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत। इसका आंसर निकाल सकते हो।
मैं भी फॉर्मूले में नहीं घुस रहा हूँ, बिना फॉर्मूले के दिमाग लगा लो। अच्छा फॉर्मूले से निकाल पाओ फॉर्मूले से निकालो, बिन दिमाग से निकालना पाओ दिमाग से निकालो, आपकी अपनी चॉइस है। मुझे सही आंसर से मतलब है कुल मिला के, एग्जामिनर को भी उसी से मतलब होता है। अच्छा की मम्मी भी टीचर है, पढ़ाती है ना स्कूल में, कहाँ? टीचरों के ऊपर एक अलग तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जो मेरे ऊपर भी है, अपने लड़के को अच्छा पढ़ाना। वो देखो, अगर हमारा लड़का सही से नहीं पढ़े, जब मान लो अच्छा सही नहीं पढ़े, तो माँ बाप मतलब बाकी जनता क्या कहती है, चलो अपने लौंडे सही से नहीं पढ़ा पा रहे हैं, कैसे टीचर? बात समझ रहे हो? तो उन माँ बाप के ऊपर जो खुद ही एजुकेशन वाले में है, उनके बच्चे कहीं सही से नहीं पढ़ते, तो उनके ऊपर एक अलग तरीके की रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, उनके माँ बाप को सुनना पड़ जाता है। तो एकदम सिंपल एग्जांपल है कि आदमी क्या कहेगा, एक आम आदमी अगल बगल वाले पड़ोसी क्या कहेंगे कि बने मास्टर घूमते हैं, लौंडा नहीं पढ़ रहा। कि मम्मी कहेंगे तो बनती इतनी मसराइन है, पता का बच्चा नहीं सही से पढ़ा रहे। अब बच्चा उपद्रवी नहीं कर रहा वो अलग बात, मतलब एग्जाम्पल चल रहा है, इसमें कुछ इतना पर्सनल नहीं है, लेकिन सोचो ना कि उन माँ बाप के ऊपर कितना। ऑप्शन ए बताया जा रहा है। देखो आपको कुछ नहीं करना है, इस 27,500 का ब्याज निकाल के चेक करना है। अगर मैं 2 साल का ब्याज जोड़ता हूं तो 27,500 प्लस 8% प्लस 8%, 30,076 हो जा रहा है। और प्रिंसिपल अगर वापस माइनस कर दें तो कितना ब्याज कमाए हो पता चल रही है। तो 2 साल में कितना कमाया? सिर्फ 4576, जबकि ब्याज कितना कमाना है आपको? तो 2 साल तो आंसर नहीं है, 2 साल लिखा भी नहीं था एक बार, इसी बार 3 साल जो पहला वाला था, अगर उसको चेक करते आप तो शायद आंसर वहीं आ जाता आपका। 3 बार 8% जोड़ दो, 3 बार जैसे ही 8% जोड़ोगे तो याद आएगा 32,37,500 प्लस 8% प्लस 8% प्लस 8%, 34,642 रुपया। अगर प्रिंसिपल माइनस कर दे हो तो ब्याज आ जाइए, ब्याज यही दिख रहा है तुमको, इसका मतलब यही ऑप्शन क्या हो गया, ठीक हो गया। समझ लो। और अगर फॉर्मूले से निकालना चाहो तो फॉर्मूले से सिखा सकते हैं। अमाउंट का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल इंटू 1 + i⁻n। ठीक है, अमाउंट में लिखोगे इन दोनों को जोड़ के, क्योंकि ये प्रिंसिपल है ये ब्याज है, दोनों को जोड़ोगे तो क्या आएगा अमाउंट, इन दोनों को जोड़ दो कितना आया, 27,500 प्लस 7,142, 34,642। प्रिंसिपल है 27,500 इंटू 1 + i, की पावर नहीं पता है, ये इधर जाएगा डिवाइड हो जाएगा, इससे इसको डिवाइड करो कितना आया। फॉर्मूले से और लंबा काम हो जाता है। डिवाइड करोगे तो ये आएगा 1.2597,
और ये जो है 1.08 की पावर 3 होता है। ना मानो तो करके देख लो, 1.08 इंटू 3 बार दबाओगे तो आ जाएगा। तो n की वैल्यू इसके मतलब क्या हो गई 3 ईयर। इतना कितना हल्के में हो गया, तो यहाँ कितना ज्ञान लगाना पड़ रहा है। हाँ बेटा, क्या हो, इससे नहीं हो पा रहा क्या? अच्छा नहीं कर पा रहा उससे? पूरा हिस्सा लिखो ना, 27,500 लिखो, प्लस का बटन दबाओ, 8 का ऐसे लिखना, एकदम टाइप करना है। समझ लो, यही तुमको टाइप करते चले जाना जैसा जैसा लिखा है। प्लस का बटन दबाओगे, 8 का बटन दबाओगे, परसेंटेज का बटन दबाओगे, फिर प्लस, फिर 8, फिर परसेंटेज, फिर प्लस, फिर 8, सारे साइन है कैलकुलेटर में, ये दबाना तुमको पता। हाँ बेटा, हो गया नोट। इसको लिखने कोई मतलब नहीं है, पहला लिख लो, बहुत है। अननेसेसरी क्यों समय वेस्ट करोगे? किसका? लिख के चेक करो, 1.08 इंटू करके चेक करो। अरे अबे, जब तक ये दोनों बराबर नहीं आएंगे तब तक इनकी वैल्यू कैसे निकाल लोगे? दिमाग लगाना ही पड़ेगा, ये इसका कुछ ना कुछ होगा, ये 2 बार 3 बार 4 बार करने में ही पे करेगा। पता करना कितनी बार में आएगा, क्योंकि जब तक ये बराबर नहीं आएंगे तब तक इनकी वैल्यू कैसे फाइंड करोगे? एक ही तरीका है बेस बराबर करना। मैथ बेटा, मैथ अकाउंट्स नहीं है ये। इसमें 10 जगह दिमाग लगाना पड़ता है। हाँ बेटा, हटा दें? अच्छा नोट हो गया बेटा। कितने फॉर्मूले नोट किए थे? 3। चौथा नोट करो, चौथा। चौथा हेडिंग डालो, एन्युटी। एन्युटी हेडिंग डालना मांगता है। डाल दिया बेटा, हेडिंग एन्युटी। अब इसमें फॉर्मूला लिखो। देख लो कैसे लिखना है, फिर लिखना। ये फॉर्मूले हैं फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करने के, ये फॉर्मूले हैं प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए। दो टाइप की एन्युटी होती है, एक होती है रेगुलर एन्युटी, एक होती है एन्युटी ड्यू। ये है फॉर्मूला, ए इंटू इतना अमाउंट। तो नोट करो बेटा, और जहां जहां आर लिखा है वहां वहां आई लिखना। आई क्या लिखोगे? फ्यूचर वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू। आर की जगह पे आई लिखना, आई। आई वही R/100 लिखो बेटा, फिर एक्सप्लेन करते हैं। फ्यूचर वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू। FV मतलब फ्यूचर वैल्यू, PV मतलब प्रेजेंट वैल्यू।
हाँ, आई आई। जहां जहां इन लोगों ने आर लिखा है तुम उसको आई लिखना। जहां जहां आर लिखा है वहां तुम आई लिखना बस। लिख नहीं पा रहा हूँ क्यों? नोट करने में क्यों कंफ्यूज हो जा रहे हो? फॉर्मूला ना मुन्ना। लिख लिया बेटा? इधर देखो इधर। अगर ये तुम पहला वाला फॉर्मूला याद कर लो, ठीक है, पहला फॉर्मूला याद कर लिया, इधर वाले में कुछ नहीं करना, बस यहाँ तुमको ये चीज और बढ़ानी है, ठीक है। और अगर ये दोनों याद कर लो तो इन नीचे वाले मैसेज उतार देना है, ये 1 + r से और गुणा कर लेना, इससे ये फॉर्मूला बन जाएगा, इससे ये फॉर्मूला बन जाएगा। याद करने वाला काम थोड़ा सा इजी कर दिया है, इतना अगर दिमाग लगा लो तो थोड़ा सा कम याद करना पड़ेगा, बाकी ना लगाओ तो चारों याद करो भाई, हम क्या कर सकते हैं, ठीक है।
इसके अंदर नीचे लिखो ए इज इक्वल टू रेकरिंग अमाउंट। ए इज इक्वल टू क्या है? रेकरिंग अमाउंट। रेगुलर एंट्री के अंदर लिखो, इसके अंदर थोड़ा सा ब्रैकेट में, एट एंड ऑफ ईच ईयर, एंट्री ड्यू में लिखो एट बिगिनिंग ऑफ ईच ईयर। तो उससे समझ में आएगा कब तुम्हें रेगुलर लगानी है, कब लगानी है एन्युटी ड्यू। आप लिख दिया, हटा दें। अब एन्युटी के सवाल में सबसे बड़ा जो ब्लंडर है वो ये समझे कि कब आपको ये फॉर्मूला लगाना है, कब ये, ठीक है। इन चार में कौन सा फॉर्मूला तुम लगाओगे सवाल में? तो उससे ज्यादा ब्लंडर ये है कि सवाल में कैसे पहचाने एन्युटी है या नहीं। इन बातों पे ज्यादा दिमाग लगाना है। अगर ये दिमाग लगा ले गए, उसके बाद जरूरत पड़ती फॉर्मूले की। पहले तो ये समझना है किस सवाल में एन्युटी लगेगा, किस सवाल में एन्युटी अगर लगेगा तो इन चारों में कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा। फिर वो फॉर्मूला अप्लाई कर दोगे, फिर आंसर आ जाएगा। ज्यादा तकलीफ वाला काम है तो बच्चा समझ नहीं पाता किस सवाल में एन्युटी लगाना, किस सवाल में, ये तीन चार में से कौन सा फॉर्मूला लगाना है। या फिर तीसरी दिक्कत है कि फॉर्मूला याद नहीं आ रहा। इस दिक्कत में तो हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन पहले दो दिक्कतों को हम रिजॉल्व करा सकते हैं। तो सवाल में पहचानना सिखा रहे हैं किस सवाल में एंट्री लगेगी, किस सवाल में एंट्री। सीखो समझो तो कर पाओगे। हमने आपसे कहा कि बेटा ऐसा करो, 7 साल तक हर साल मेरे पास क्या करो, 10,000 रुपए जमा करो। क्या करना है? हर साल, एक साल नहीं, हर साल। और 7 साल बाद तुमको हम पैसा देंगे। कितना? 90,000 रुपए। तो आदमी का 70 जमा हुआ, 90 मिलेगा। जिनको अच्छा लगता होगा इन्वेस्ट करेंगे हमारे प्लान में। ठीक है, ये है एनपीए का कॉन्सेप्ट। जब ये हो कि हर साल आपको काम करना है, एवरी ईयर, जहां पे ये आया कि आपको काम जब करना है एवरी ईयर, समझ जाओ वहां पे एन्युटी का कॉन्सेप्ट आ गया। ठीक है, वहीं पे क्या आ जाएगा आपका, एन्युटी का कॉन्सेप्ट आ जाएगा। पहले समझ लो, फिर नोट कर लेना जो भी तुम्हें करना है अपना। ठीक है, इसका उल्टा भी हो सकता है। किसी को पैसे की जरूरत है तो आपने उसको क्या कर दिया है, 1 लाख का लोन दे दिया है। तो लोन में क्या होता है कि आज लोन मिलेगा आदमी को, तो फिर हर महीने ईएमआई चुकानी है आपको। इस वाले में था कि पैसा तुम्हारे पास से 7 बार आउटफ्लो होगा। आउटफ्लो का मतलब समझते हो, पैसे का जाना, और 1 बार पैसा आएगा। कब आएगा? 7 साल बाद। इस वाले में 1 बार पैसा आएगा, तो जाएगा कितने बार? 7 बार। ठीक है,
तो जब इनफ्लो कई सारे होते हैं या आउटफ्लो एक होता है, ठीक है, या इसका उल्टा, इनफ्लो एक होगा, आउटफ्लो कई सारे होंगे। जैसे इन दोनों एग्जांपल में क्या है कि 7 बार आउटफ्लो हो रहा है और 1 बार इनफ्लो हो रहा है। लेकिन इस वाले में आउटफ्लो जो 1 बार आउट इनफ्लो हो रहा है वो 7 साल बाद हो रहा है, और इस बार इनफ्लो पहले हुआ जा रहा है, आउटफ्लो बाद में हो रहा है। और देखो एग्जांपल, ऐसा भी हो सकता है कि आपसे कह दिया कि आप ऐसा करो बेटा, 1 लाख रुपए जमा कर दो आज, हर साल आपको हम 10,000 रुपए देंगे। कितने देंगे? 12 साल तक। तो यहां पे क्या हो रहा है, इनफ्लो आज ही आया जा रहा है, नहीं आउटफ्लो आपका 1 बार हो रहा है और इनफ्लो आपके पास 12 बार आएंगे। तो एनटी के सवाल में या तो इनफ्लो एक होता है तो आउटफ्लो कई होते हैं, या फिर आउटफ्लो एक होगा और इनफ्लो एक से ज्यादा। ठीक है, यहां तक समझ में आया? पक्का? और हर साल होंगे। अब इधर समझना, तो इससे आप समझे कि एन्युटी के सवाल कब है कब नहीं। तो एक बार क्वेश्चन में आपको कनेक्ट कराता हूं, वापस आएंगे इस पर। इधर देखो कैसे पता चलेगा एन्युटी का सवाल है हमें। पहला सवाल एन्युटी का है कि नहीं बताओ? है। दिमाग लगाओ बस। एक बार बोरो कर रहे हो 1,20,000, और कितनी बार पेमेंट करोगे? बताओ बेटा। एक बार उधार ले रहे हो कितना? 1,20। पेमेंट कितनी बार करोगे? 12 बार करोगे। इनफ्लो एक बार, आउटफ्लो मंथली भी हो सकता है, ईयरली भी हो सकता है, वो अलग की बात। एक बार इनफ्लो हो रहा है और 12 बार आउटफ्लो हो रहा है, मतलब एन्युटी का कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगेगा। इनफ्लो आउटफ्लो अगर एक बार हो रहे हैं, एन्युटी कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा। इनफ्लो एक बार, आउटफ्लो 12 बार, या फिर इसका उल्टा, आउटफ्लो एक बार, इनफ्लो कई बार, इसका मतलब एन्युटी का कॉन्सेप्ट लग रहा है। ठीक है। बहुत फर्क आया। कंपाउंड इंटरेस्ट में एक बार पैसा जमा करते हो और 3-4 साल बाद में निकाल लेते हो, तो इनफ्लो आउटफ्लो एक ही बार रहता है। देखो दो लैंग्वेज है। देखो, हमने कहा बेटा 1 लाख रुपए जमा कर दो, 12 साल बाद आपको 2 लाख देंगे। यहाँ पे एन्युटी नहीं लग रही क्योंकि पैसा तुम एक ही बार जमा कर रहे हो, निकल भी एक ही बार रहा। एक हमने दूसरा एग्जाम्पल कहा कि हर साल 1 लाख जमा करो और 12 साल बाद 15 लाख देंगे। यहाँ एन्युटी लग रही है क्योंकि आप जमा 12 बार करोगे और पैसा आपको एक बार मिलेगा। ठीक है। जब आपका इनफ्लो भी एक होता है, आउटफ्लो भी एक होता है, तो वहां पे एन्युटी नहीं लगता। जब आपका इनफ्लो एक होता है, आउटफ्लो मोर देन 1 होता है, या फिर आउटफ्लो 1 होता है, इनफ्लो मोर देन 1 होता है, तो फिर वहां पे एन्युटी का कॉन्सेप्ट लगता है। सिंपल है। एक इनफ्लो एक आउटफ्लो एन्युटी नहीं लगेगी। एक इनफ्लो मल्टीपल आउटफ्लो, या फिर एक आउटफ्लो मल्टीपल इनफ्लो एन्युटी लगेगी। ठीक है। अगर आउटफ्लो एक बार हो रहा है, इनफ्लो भी एक ही बार हो रहा है, तो वहां पे एन्युटी नहीं लगता। एन्युटी कहाँ लगता है? हाँ, या तो आउटफ्लो या तो इनफ्लो। ठीक है, समझ गए? हम अभी बात ही नहीं कर रहे हैं। एफडी में कितनी बार पैसा जमा करते हो? इनको बताएं दो ना, एफडी में कितनी बार पैसा जमा करते हो? निकलता कितनी बार है? इंटरेस्ट मिलता रहा, पैसा कितनी बार मिलेगा तुमको? एक बार मिलेगा ना। ठीक है।
वो एन्युटी का एग्जाम्पल नहीं। ठीक, क्लियर हो गया। तो यहाँ पे एन्युटी का कॉन्सेप्ट लगेगा, सिर्फ अभी हम लोग समझ रहे हैं सवाल देख के कि एन्युटी यहाँ इस सवाल में लगेगी। स्टेप होते हैं ना भाई, पहले तो ये समझो एन्युटी लगेगी ना लगेगी, लगी है तो अब ये सोचेंगे कौन सा लगेगा, आगे सोचेंगे, पहले ये तो सोच ले, पहले 4-5 सवाल में लगातार बैक टू बैक। इसमें एन्युटी लगेगी नहीं लगेगी बताओ? लगेगी, खुद एन्युटी लिखा हुआ है, कहाँ नहीं लगेगी? इसमें तो सर कुछ सोचना है, खुद है कह रहा प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी निकालो तो निकाल देंगे, बात खत्म हो गई। इसमें एन्युटी लगेगी नहीं लगेगी बताओ? कैसे, कहाँ क्या लिखा हुआ जिससे तुम समझ गए लगेगी? इससे ये हमने कहा था 5 साल बाद कुछ होता एन्युटी होता है, क्या तरीका बताया, नियम क्या है? या तो इनफ्लो एक से ज्यादा हो या तो आउटफ्लो एक से ज्यादा हो। कितनी बार इनफ्लो हो रहा है इस सवाल में? ऐसा नहीं बोला है, अरे 5 साल बाद रिसीव होगा। हाँ, आज से ऐसा कहाँ लिखा कि हर साल मिलेगा तुमको? भैया अंग्रेजी लिखाओ हमको बस। नहीं लगेगी, क्योंकि एक ही बार पैसा मिलना है 5 साल बाद। ठीक है, पूरे सवाल में देख लो, कहीं नहीं पता चल रहा कि एक से ज्यादा इनफ्लो है या फिर एक से ज्यादा आउटफ्लो, इसका मतलब इस सवाल में एन्युटी नहीं लगेगी। 26 वाले में बताओ एन्युटी लगेगी नहीं लगेगी? लगेगी, क्यों? बिगनिंग तो कहीं भी लिख सकता है, बिगनिंग से नहीं पता चला। हाँ, ये बोलो कि सर ईच ईयर लिखा हुआ है, समझ रहे हो? ईच ईयर का मतलब क्या है कि हर साल डिपॉजिट करने हैं, तो इसका मतलब 5 साल में 5 बार डिपॉजिट करना पड़ेगा। इसको पकड़ के कोई कहेगा तो हम कहेंगे हाँ बिल्कुल सही पकड़े हो तुम, ड्यूटी लगेगी यहाँ पे। 29 में बताओ ड्यूटी लगेगी नहीं लगेगी? क्यों? फिर बात है इंस्टॉलमेंट का मतलब कुछ नहीं बोलो, कर दो सब 3 इंस्टॉलमेंट। तो भाई यही तुमको बोलना था कि सर इंस्टॉलमेंट 3 बार है, तुमने खाली इंस्टॉलमेंट बोला। तुम्हें क्या बोलना चाहिए आंसर कि सर एक से ज्यादा इंस्टॉलमेंट। ऐसा अगर बोलते, सोचा तुमने सही, लेकिन पूरी बात नहीं तुमने बोली, अधूरी बात बोली बस ये। 30 वाले में एंट्री लगी नहीं लगेगी बताओ? कैसे पता लगेगी? तो मंथली पेमेंट से क्या समझेंगे? 12 बार हो जाएगी, बिल्कुल सही बात। अगले वाले में एंट्री लगी नहीं लगेगी? लिखा ही हुआ तो लगेगी लगेगी, बात ही खत्म हो गई। तो कुल मिला के आई थिंक अब समझ पा रहे होगे कहाँ एंट्री लगेगी कहाँ नहीं लगेगी, एक मुद्दा क्लियर हो गया। ये कम से कम ये सवाल में अनुमान लगा पाओगे कि एंट्री लगनी है या अब आगे का दूसरा रास्ता देखो बेटा। ठीक है, कि निकाले में पड़ गए वेल नो। अब इधर दिमाग लगाओ तुम, क्या निकाल लो, क्या क्या सॉल्व कर रहे हो तुम? तो करो खटापट। पहला क्वेश्चन आपने लगवाया था, तो हमने कंपाउंड इंटरेस्ट से लगाया था। कौन सा?
अबे तो आया हो तो बात को, जब नहीं आया तो गलत करो तो नहीं है, करिए ना, इमा कौन सा है। एक कंपाउंड टेस्ट लगाया था, फिर पता भी नहीं चला आंसर आया। अबे अगर आंसर आ जाता तुम कह देते कि यार ये तो गलत हो गया, तो सवाल है ठीक है, हमने कंपाउंड से लगाया तब भी आंसर आ गया, तब कुछ बात होती। ये नहीं पता, फालतू बातें नहीं पता। हाँ नहीं आएगा, जब गलत करो तो कहाँ से आएगा। ये तो कहीं बिना पानी पिए प्यास बुझ गई, अगर ऐसा होता तो कुछ असंभव होता। कहने सर मैंने पानी भी नहीं पिया, मेरी प्यास भी नहीं बुझी। इसमें कौन सी बात है भाई, जब पानी नहीं पियो तो प्यास नहीं बुझी तुम्हें। तो आई थिंक सब लोगों को ये आइडिया लग गया होगा तुम लोग को जेन्युटी कब लगानी है और कब। इस पर अगर कोई भ्रम हो दिमाग पर तो पूछ लो पहले, एक एक भ्रम को मिटाते हुए चलना है, तभी सही रहेगा मामला। मिट गया भ्रम, चलो आगे। अब ये समझना है कि कब तुम फ्यूचर वैल्यू वाला फॉर्मूला लगाओगे। ये तो समझ में आ गया होगा कि रेगुलर कब लगाएंगे और टी टू कब लगाएंगे। जब तक ये बिगिनिंग नहीं बोलेगा तब तक रेगुलर लगाओगे, जैसे इस सवाल में रेगुलर लगाए, समझ लो। इस सवाल में रेगुलर लगाएंगे, इसमें एनोटेटिव लगाएंगे। जब तक बिगिनिंग वाला ना मैटर ना फंसाए तब तक ये वाला फॉर्मूला ना लगी है। कौन सा लगी है, रेगुलर वाला। ठीक है, यानी अगर एनोटेटिव लगाना होगा तो कहीं ना कहीं बिगिनिंग वाला बोलेगा। बिगिनिंग बोलिस तो एनोटेटिव लगाई हो, बिगिनिंग नहीं बोलिस तो फिर रेगुलर लगाओ, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। अब बिगनिंग के बहुत सारे सिनोनिम्स होते हैं, स्टार्टिंग ऑफ द ईच ईयर, दोनों ऑफ नाम हो सकते हैं। अब नाम में इंग्लिश तो नहीं पढ़ा रहे हैं, हम तो यहाँ क्या पढ़ा रहे हैं, मैथ। तो मैथ पढ़ो बेटा, इंग्लिश नहीं। इंग्लिश को अगर पढ़ोगे तो अलग से फीस चार्ज करेंगे इंग्लिश की। इंग्लिश की क्लास अलग चलेगी फिर 1 बजे के बाद, उसका अलग से पैसा पड़ेगा। अब ये समझना चाह रहे हैं हम लोग कि कब ये लगेगा और कब, इधर देखो, जो ये सिंगल होता है, यहाँ आउटफ्लो मल्टीपल थे तो आउटफ्लो पे दिमाग नहीं लगाना है, इनफ्लो एक था। तो ये इनफ्लो कब आया था आपके पास, इन आउटफ्लो से पहले आया था या आउटफ्लो के बाद आया है। इस सवाल में क्या था, आउटफ्लो के बाद आ रहा है, तो इसका तो फ्यूचर वैल्यू वाला कॉन्सेप्ट लगेगा इसमें। ठीक है, जो एक होता है उस पर दिमाग लगाना होता है, जो मल्टीपल है उस पर दिमाग नहीं लगाना। जैसे यहाँ देखो ये आउटफ्लो 7 बार 12 बार, इसका मतलब ही नहीं। सिंगल बार क्या हुआ है इस सवाल में, इनफ्लो कब मिला था, इनसे पहले मिला था या इनके बाद, पहले। प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला अप्लाई होगा। इसमें क्या है, 1 लाख तुम आज जमा करोगे, बार बार पैसा मिलेगा। जलेबी से पहले, जलेबी के बाद, जलेबी से पहले प्रेजेंट वैल्यू। ये बोलो तो जलेबी जलेबी बन रही, बार बार काम करना पड़ रहा है। जो सिंगल वाला अमाउंट है जलेबी से पहले हुआ तो प्रेजेंट वैल्यू, जलेबी के बाद हुआ तो, सोच पाए। इससे पकड़ सकते हो कि कब प्रेजेंट वैल्यू वाला फॉर्मूला लगाएंगे, कब। आउटफ्लो, हाँ आउटफ्लो पहले हुआ है, बताओ आउटफ्लो पहले ही हो गया तुम्हारा, और बार बार इनफ्लो आएगा तब भी प्रेजेंट वैल्यू को लगेगा। ये पैसा तो आज ही का दे दिया ना फिर। समझ गए, पहचान पाओगे कब एन्युटी का फॉर्मूला लगेगा, कब नहीं, कब रेगुलर का लगेगा, कब एन्युटी ड्यू का लगेगा, कब प्रेजेंट वैल्यू का लगेगा, कब फ्यूचर वैल्यू का लगेगा। ये याद रखना पहले जरूरी है, फिर फॉर्मूला याद रखना जरूरी है। मतलब का है नहीं, वैसे तो पैसा भरेंगे, पगले होगा बिल्कुल। सीधे सीधे पूछो।
चलो और क्वेश्चन करते हैं तो मजा आएगा, मजा आएगा तो आगे क्वेश्चन करोगे। 1,20,000 बोरो कर रहे हो, बोरो हमेशा कब होगा, आज ही हो जाएगा, मतलब बोरो पहले करोगे आज, और फिर भुगतान आप 12 मंथली इंस्टॉलमेंट में बाद में करते फिरोगे। तो इसका मतलब 1,20,000 जो दे रखा हो क्या है, प्रेजेंट वैल्यू। ठीक है, एन्युटी के सवालों में होता क्या है, इधर देखो, एन्युटी के सवालों में होता क्या है, इस एन्युटी का अमाउंट दे रखा होता है, यूजुअली आपसे इस ए वाले अमाउंट को पूछता है। ठीक है, जब इसकी पूरी वैल्यू दे देगा, जिसको आप क्या बोलोगे रेगुलरिटी की वैल्यू, वो दे देगा, ए वाला अमाउंट आपसे यूजुअली पूछता है। ए का अमाउंट हमेशा छोटा होगा प्रेजेंट वैल्यू या फ्यूचर वैल्यू से। तो 1,20,000 बोरो कर रहे हो और 12 बार इसको क्या करोगे, मंथली आप पेमेंट करोगे। तो 1,20,000 क्या है, प्रेजेंट वैल्यू है। ठीक है, किसकी, रेगुलर एन्युटी की। अब प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रेगुलर एन्युटी वाला फॉर्मूला लगा दोगे, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रेगुलर एन्युटी का फॉर्मूला लगा दोगे। किसी को अगर ये दिक्कत दे रहा हो कि ये कैसे पहचाना गया, तो उसको पहले इलाज कर सकते हैं। क्लियर है क्या, क्या जब नहीं समझ में आया प्रेजेंट वैल्यू फ्यूचर वैल्यू की रेगुलर एन्युटी क्या, जब बिगनिंग नहीं होता है तो रेगुलर लगती। देखो, 3 तरीके की प्रॉब्लम है। ये समझ में नहीं आया कि एन्युटी है कि नहीं, ये अलग बात है। ये समझ में नहीं आया कि रेगुलर है कि ड्यू, अलग बात है। ये समझ में नहीं आया कि प्रेजेंट वैल्यू या फ्यूचर वैल्यू, ये अलग बात है। इसमें 3 सवाल छुपे हुए हैं। तो किस पे तुम्हारी दिक्कतें हैं, रेगुलर वाले पे। तो अभी हमने बताया था कि जब भी ये बिगिनिंग वाली अंग्रेजी नहीं बोलेगा तो फिर रेगुलर ही लगाते हैं। तो इस सवाल में कहाँ लिखा है कि बिगिनिंग ऑफ हर साल पैसा दोगे, ऐसा लिखा कहीं। ठीक है, जो ये रिकरिंग वाले काम हो रहे हैं ना, ये वाले काम, जैसे इसमें तुम जमा कर रहे थे, तो कब जमा करी हो, हर साल के शुरुआत में या हर साल के एंड में। अगर हर साल के शुरुआत में होगा तो इसका मतलब यहाँ पैसा जमा करोगे, यहाँ पैसा जमा करोगे, यहाँ जमा करोगे, यहाँ जमा करोगे। हर साल के एंड होता तो यहाँ जमा करते, हर साल के 31 दिसंबर को, हर साल 1 जनवरी को, दोनों बातें में अंतर। तो यहाँ कहाँ बोला है कि जो हर महीने पेमेंट करोगे वो महीने की शुरुआत में करोगे, ऐसा कहीं बोला है। इसका होता है रेगुलर लगेगा। बाकी सब तुमने आ गया था। हाँ बेटा, तुम लोग को क्लियर है कि यही वाला फॉर्मूला लगेगा, तो फॉर्मूला लगाओ, बस काम खत्म है। जो भी आप फॉर्मूला लिखे थे यही फॉर्मूला आपको लगाना है। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रेगुलर एन्युटी, ए इंटू 1 प्लस आई की पावर n माइनस 1 डिवाइड बाई आई इंटू 1 प्लस आई की पावर n। अब इसमें पुट कर देंगे, ये हो गया 1,20,000, ए है। अब इधर देख लो, एक चीज और तो फ्री होगी, वही जो कंपाउंड टेस्ट में सीखे थे, कि ब्याज तो सालाना दे रखा है, लेकिन लगाना कैसे है, महीने महीने। तो इसको महीने में कन्वर्ट करो। ठीक है, महीने में क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। तो 15% का मतलब 0.15 हो गया, मतलब नॉर्मली अगर देखें तो डिवाइड बाई 12 कर लो, कितना आएगा, और एक जोड़ लो उसमें, तो 1.0125 की पावर n 12 बार पेमेंट करनी पड़ेगी। इसको सॉल्व करना है पहले, इधर देखो, पहले इतू सॉल्व करोगे, इतनू, फिर इधर जाके डिवाइड कर दोगे तो एक ही वैल्यू निकल जाएगी। देख लो पहले, करके देख लो। बोलने से पहले जब तक 2 बार ना कर लो तब तक बोला मत करा करो।
हाँ, कितनी बार पेमेंट करनी है, कितने आउटफ्लो या इनफ्लो है, वही एन हो जाता है। हाँ बेटा, सॉल्व कर पा रहे हो इसको? करो। सेकंड वाला। ए, बी, बी इज राइट आंसर। हाँ बेटा, बी आ रहा है सबका? इस 22 का आंसर बता सकते हो? 22 का कराया था क्या? 22 वाला एन्युटी नहीं है, एंटीना लगा देना जबरदस्ती।
तो 16 गुना कितने साल में हुई है ये बताना। तब से भी सवाल समझ पाए क्या? एक अमाउंट 8 साल में डबल हो रहा है। कितने साल में होगा? 8 साल में अगर डबल होता है तो 16 गुना कितने समय में होगा, वो समय आपको बताना है। 32 इज राइट आंसर। फॉर्मूले से लगाओगे ज्यादा दिमाग लगेगा, दिमाग से लगाओगे कम दिमाग लगेगा। फॉर्मूला लगाना ही नहीं। अगर हमने x रुपए जमा किया है तो 8 साल में कितना हो जाएगा? 2x। नहीं हो जाएगा? अगले 8 साल में मतलब 16 साल शुरुआत से अगर देखोगे तो 2x जमा कर देंगे कितना हो जाएगा? 4x। 8 साल और जोड़ोगे, 4 का कितना हो जाएगा दूना? 8। फिर 8 साल और जोड़ोगे, इसका मतलब 32 साल में कितना गुना हो जाएगा? 16 गुना। तो 32 साल लगेंगे अपने पैसे को 16 गुना होने में, अगर कोई पैसा 8 साल में डबल होता है तो। ठीक है, 1 करोड़ जमा करो, 16 करोड़ हो जाएंगे 32 साल बाद। सब्जेक्ट टू कि 8 साल में पैसा क्या होता हो? डबल होता हो। समझ गए? नोट करना चाहो नोट कर सकते हो ऐसे। क्या क्या दिक्कत आ रही? कुछ तो यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इन्विटी का फॉर्मूला लगाओगे, लेकिन कौन सा? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इन्विटी ड्यू वाला। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इन्विटी ड्यू a इंटू 1 + i⁻n - 1 डिवाइड बाई i इंटू 1 + i⁻n और इंटू 1 + i अलग से। इस फॉर्मूले में ठूसो और निकालो आंसर। 3,000 हर साल रिसीव होगा। जो काम हर बार होता है वही ए कहलाता है। रेकरिंग अमाउंट बार बार होगा। रेट है 6%। समय है 5 साल का। एक आध सॉल्व कर डालो आंसर आ जाएगा। यही तो निकालना है। यही तो कैलकुलेट करना है बेटा। देखो बेटा इधर देखो, इधर देखो, इधर बेटा बोर्ड पे जो ये ए वाला अमाउंट होता है वो इस अमाउंट से छोटा होता है। ये वाला अमाउंट क्या होगा? इस वाले अमाउंट से छोटा होगा। तो यहाँ आंसर छोटे छोटे दिख रहे हैं, वैल्यू बड़ी सवाल में लिखी, इसका मतलब ए निकालना है। यहाँ देखो क्वेश्चन में छोटा, आंसर में बड़ा बड़ा, इसका मतलब प्रेजेंट वैल्यू या फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करनी। ए दे रखा है।
एग्जाम फॉर्म भर गया तुम लोग का? अच्छा, तो जो जून में है तुम लोग का भर गया? भरो बेटा, लास्ट डेट चली जाएगी तब भरोगे क्या? 14 अक्टूबर है, लेकिन एक्सटेंशन के साथ एक लोग का भर के कोई दिखा देंगे, बाकी अपना भरो। ताला चाबी दोनों? चाबी कहाँ है? तो वो दोनों निकाल के रिसेप्शन के ऊपर इस साइड देखो तो एक ब्रिजिया टाइप के रखी है, उसी में रख दो। बी बी बताया जा रहा है बेटा, बी। हम्म, नहीं, ये है ये, ठीक है। पहले पूरा सॉल्व हो जाता है, फिर ए से गुणा होता है। फॉर्मूला कैसे लिखा देखो जरा। पहले टू सॉल्व होगा, फिर ए से मल्टीप्लाई होगा, इसलिए ए दूर से लिखा हमने। गलत हो गया है तो अब सही करना घर पे क्या गलत हो गया? अच्छा, एक बार गलत हो जाता तो दोबारा करने का मन नहीं करता ना, लेकिन करना पड़ेगा, मजबूरी है भाई। समझ पा रहे हो? एक और फॉर्मूला लिख लो, इसके बाद फॉर्मूले खत्म हो जाएंगे इस चैप्टर के। एनपी लिख लिया था। फॉर्मूला नंबर 5, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपेचुटी। बस, परपेचुटी जब होता है ऐसे ही, देखो इधर हमने क्या कह दिया, देखो इधर अब कितनी तगड़ी बात कह रहे हैं हम। हमने कहा कि बेटा ऐसा करो, 10 लाख रुपए जमा कर दो। कितने जमा करना है तुमको? 10 लाख रुपए जमा कर दो, और हर साल, हर साल तुम्हें 70,000 रुपए मिलते रहेंगे लाइफ टाइम। ठीक है, तो जो आउटफ्लो थे ना ज्यादा, वो इन्फिनाइट हो जाए, कि इनफ्लो एक, आउटफ्लो इन्फिनाइट, या फिर आउटफ्लो एक, इनफ्लो इन्फिनाइट, तो वहां पे क्या हो जाता है, परपेचुटी का कॉन्सेप्ट आ जाता है, जहां कोई समय सीमा ना रहे। ठीक है, हर साल होगा, बार बार होगा, लेकिन एक टाइम नहीं होगा कि 10 साल तक, 15 साल तक, 8 साल तक, हमेशा के लिए। समझ गए? तो इसका प्रेजेंट वैल्यू ही होता है, फ्यूचर वैल्यू नहीं होता है, जैसे कि सवाल में खुद ही बोल रहा है। क्या बोल रहा है?
प्रेजेंट वैल्यू निकालो किसकी, परपेचुइटी की। तो डिवाइड बाई आई लिखना है, लेकिन आई पर मंथ दे दिया, एनुअल बनाओ। ठीक है, आई हमेशा कैसे लिखते हो, यहाँ पे बगल में लिख लेना, आई जो लिखते हो यहाँ हमेशा कैसे लिखते हो, हमेशा एनुअल। तो अगर 0.5% है सालाना, मतलब महीने का, तो 12 से गुणा कर लो। 0.5 इंटू 12 6% हो गया ना। सवाल में देखें तो 0.5 हर महीने का है, तो साल भर कितना हो जाएगा 6%, 12 से गुणा कर लो। तो 6% मतलब कितना हो गया 0.06। सॉल्व कर लो, आ जाएगा आंसर। फॉर्मूला है सब भाई, वनटी है, ये परपेचुइटी है। ₹45,417। एन्युटी में ये नहीं होता, परपेचुइटी में होता है ये, कि हमेशा एनुअल लेके चलते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट वगैरह में भी वही होता है जो दिया। एक और लिख लो फॉर्मूला, बस खत्म हो जाएगा। इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट, इसका फॉर्मूला होता है 1 प्लस आई डिवाइड बाई एक्स की पावर एक्स माइनस 1 इंटू 100। एक्स मे बी 2, मे बी 4, मे बी 12। एक्स 2 तब होता है, सवाल अगर लिखेगा इफ कंपाउंडेड हाफ ईयरली, तो आपको एक्स जगह पे 2 लेना पड़ेगा। एक्स की वैल्यू 4 लोगे अगर कंपाउंडेड कैसा हुआ है, क्वार्टरली। और एक्स की वैल्यू 12 लेंगे, यहाँ पे 12, यहाँ पे 12, एफ कंपाउंडेड मंथली। हाफ वैल्यू होगा तो 2 लिखेंगे ना, साल में कितने हाफ ईयर आते हैं, 2। हाँ नहीं, एक्स है, एन नहीं, हाँ दोनों एक्स है। या तो दोनों जगह 2 2 आएगा, या तो 4 4 आएगा, तो 12 12 आएगा, वो डिपेंड करेगा हाफ ईयरली है, क्वार्टरली है या मंथली है। लिख लिया बेटा फॉर्मूला पक्का, सवाल देख लो। अब इफेक्टिव रेट दे दिया है, नॉमिनल पूछ रहा है। इसमें देखो ये होता है इफेक्टिव रेट, और आई का मतलब होता है नॉमिनल रेट। आई का मतलब क्या होता है, नॉमिनल रेट। तो हमेशा ध्यान रखना, इधर वाले फॉर्मूले में यहाँ लिख लेना कि इफेक्टिव रेट जो रहता है ऑलवेज ग्रेटर देन रहेगा किससे, नॉमिनल रेट से। इफेक्टिव रेट इज ऑलवेज ग्रेटर देन किसका, नॉमिनल। ये कह सकते हो कि नॉमिनल रेट इफेक्टिव रेट से छोटा हुआ। इससे एक बात तो तय हो गई कि नॉमिनल रेट 8% नहीं हो सकता, ठीक है, 8.2 भी नहीं हो सकता। तो आंसर क्या होगा, या तो 7.6 होगा, या तो क्या होगा 7। तो रख के देख सकते हो या निकाल के देख सकते हो, आपकी अपनी चॉइस। ठीक है, रख के देख लें। इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट बताया 7.82, इफेक्टिव रेट दे रखा है 7.82। 1 प्लस आई की वैल्यू नहीं पता है, ठीक है। क्वार्टरली है तो यहाँ क्या लिखोगे, 4 की पावर 4 माइनस 1 इंटू, ये तो फॉर्मूला बनेगा बेटा। कोई दिक्कत इस फॉर्मूले में, जो भी समझाया वही लिखा हुआ है। ये 100 इधर लेके जाओ, डिवाइड करो 7.82
डिवाइड बाई 100, 0.0782, 1 प्लस की पावर 4 -1, ये -1 इधर जाएगा, प्लस का 1 बन जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? किसी की पावर 4 हो तो इधर 2 बार रूट करना पड़ता है, रूट का रूट होता है ये। क्या होता है? रूट का रूट, यानी क्वाड्रेटिक रूट बोलते हैं इंग्लिश में इसको। 2 बार रूट करते हो तो ये सॉल्व हो जाता है, 2 बार इसका रूट करोगे तो सॉल्व हो जाएगा। इसको 2 बार रूट कर डालो, 1.0782, एक बार रूट का बटन, 2 बार रूट का बटन, 1.019 इज इक्वल टू 1 प्लस आई की पावर 4, ये 1 इधर जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो इधर बचेगा 0.019 इज इक्वल टू आई डिवाइड बाई 4। इसको मल्टीप्लाई कर लोगे, 0.006 परसेंटेज में निकालना है, 100 से गुणा कर लो, 7.76% इज राइट आंसर। समझ गए? नोट करना चाहो तो नोट कर लो। अब ये चैप्टर भी हमारी तरफ से खत्म हो गया है, अब टेस्ट होगा बहुत जल्दी। हाँ, लेकिन आंसर परसेंटेज में दे रखा है, तो 100 से गुणा करिए तो परसेंटेज बन जाएगा। आई तो पॉइंट में लिखते हो ना, लेकिन जबकि आंसर में कैसा दे रखा? परसेंटेज में, तो हर बार करना पड़ेगा। चलिए इफेक्टिव रेट के फॉर्मूले में आई मंथली आई ईयर में निकलता है या जो दे रखा होता है एनुअल। हाँ, हेलो, हाँ बताएं। तो मकान दिखा हमारा।